हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप है मेरे साथ इस पेपर को आगे कंटिन्यू करने के लिए। लास्ट क्लास में लास्ट जो दो पार्ट थे हमारे पास, वहां तक हमने कितने कर लिए थे? 45 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर चुके हैं, यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 46 क्वेश्चन से। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन से बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हमारा पार्ट थर्ड, जिसका स्टार्ट होगा 46 क्वेश्चन से। 46 क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। इसमें क्या दे रखा है हमें कि द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन द फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशंस फॉर ए कूलम्ब पोटेंशियल Vx। कूलम्ब पोटेंशियल दे रखा है Z1 Z2 E स्क्वायर अपॉन में R, where Z1 E and Z2 E are the charges of the projectile and target particles respectively is given by। यहाँ पे हमें डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन उसको सोल्व नहीं करना है, उसकी डायरेक्ट हमें वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। तो हमसे यहाँ पे पूछा है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन स्कैटरिंग, सॉरी डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमसे यहाँ पे पूछा गया। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता क्या है? वो हमारा होता है सॉरी पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। जैसा कि हमारा हर बार जो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो गिवन हमें दे रखा है यहाँ पे पोटेंशियल, ये हमें दे रखा है Z1 Z2 E स्क्वायर डिवाइड्स में और Z1 E एंड Z2 E। अब Z1 E और Z2 E क्या है? अगर इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाए? Z1 E इंटू में Z2 E, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही हो गया Z1 E एंड Z2 E, दो पार्टिकल हमारे पास। ठीक है, हमसे पूछा है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? डी सिग्मा अपॉन में डी ओमेगा इक्वल्स टू में, और यहाँ पे होता है हमारे पास थीटा फाई इसका होल स्क्वायर, एफ का होल स्क्वायर। एफ क्या होता है हमारे पास? एफ होता है हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमारे पास एक चीज और गिवन है, यहाँ पे हमारे साथ एक चीज और क्या गिवन थी? इनफिनिटी टू जीरो साइन क्यू आर डी आर। इसकी वैल्यू में डायरेक्ट दे दिया मैं यहाँ पे 1 अपॉन में क्यू। तो एस की टर्म में फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन है। फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन के अंदर जो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे वो हमारा फॉर्मूला कौन सा होगा? एफ के लिए, फॉर द एफ के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में 2 म्यू एंड डिवाइड्स में एच का स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन ऑफ आर वी आर साइन क्यू आर एंड डी आर। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा क्या? माइनस में 2 म्यू एच का स्क्वायर क्यू एंड आर इंटू में v की वैल्यू में क्या दे रखी है? Z1 Z2 E स्क्वायर डिवाइड्स में R एंड साइन क्यू आर डी आर। करते हैं इसको सोल्व। 2 म्यू डिवाइड्स में h का स्क्वायर क्यू एंड r से r कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? Z1 Z2 E स्क्वायर, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाहर लेंगे। Z1 Z2 E स्क्वायर इंटीग्रेशन के अंदर हमारा बचता है यहाँ पे साइन क्यू आर डी आर, साइन क्यू आर डी आर बचा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 1 अपॉन क्यू, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे? Z1 Z2 E स्क्वायर डिवाइड्स में h का स्क्वायर क्यू इंटू में 1 अपॉन क्यू। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पे क्रॉस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए इसका जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसका जस्ट हमें क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कौन सी मैच हो जाएगी? ये वाली टर्म थी। जस्ट क्रॉस सेक्शन करने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन आएगा डी सिग्मा अपॉन में डी ओमेगा एफ थीटा फाई इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका स्क्वायर 2 म्यू Z1 Z2 E स्क्वायर डिवाइड्स में h का स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ऑप्शन थर्ड। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कंसिडर a system of 3 non-interacting ideal bosons that are confirmed to move in a one-dimensional infinite potential well of length L. The ground state energy and the ground state wave function for this system are given by respectively. अब यहाँ पे आप देखना
हमने इससे पहले सेम क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था हमने, इससे पहले जो हमारे पास आया था, जस्ट उसके अंदर जब वो 3 पार्टिकल्स हमें दे रखे थे, वो हमें दे रखे थे वहां पे फर्मियोन्स। यहाँ पे जो 3 पार्टिकल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमारे बोसॉन्स। एंड बोसॉन्स एंड फर्मियोन्स के केस के अंदर ये होता है कि जब फर्मियोन्स हम भरते हैं तो उसके अंदर हम एक रूल लगाते हैं 2s+1 वाला, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे फिलिंग करते हैं। बट जब बात आती है बोसॉन्स की, तो बोसॉन्स के अंदर हम कोई रूल नहीं लगाते, वहां पे जस्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 1 डायमेंशनल 0 to L, और जो ग्राउंड स्टेट होगा तो तीनों जो पार्टिकल्स है वो हमारे किसमें आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी बेसिक जो जनरल होती है वो क्या होती है, n² h² पाई स्क्वायर डिवाइड्स में 2m, और लेंथ कितनी है इसकी l, तो l का स्क्वायर। ठीक है, एंड इनटू में क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल। किसमें, जिस स्टेट की बात हम कर रहे हैं उस स्टेट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे पूछा है ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी, इनटू में h² पाई स्क्वायर डिवाइड्स में 2m l² इनटू में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं यहाँ पे 3। सो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 3h² पाई स्क्वायर डिवाइड्स में 2m l²। ये तो था हमारे पास एक। सेकंड थिंग हमें क्या दे रखी है, सेकंड थिंग हमें यहाँ पे दे रखी है 3 नॉन इंटरेक्टिंग आइडल बोसॉन्स, 3 नॉन इंटरेक्टिंग आइडल बोसॉन्स दे रखे हैं, मतलब 3 पार्टिकल्स। ओके, मतलब 3 पार्टिकल्स मतलब 3 वेव फंक्शंस है हमारे पास यहाँ पे, हर पार्टिकल के लिए एक वेव फंक्शन होता है ना, और वेव फंक्शन का हमें फॉर्मूला पता है कि वेव फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं, ऐड ऑन नहीं होती। एनर्जी जो होती है वो एनर्जी ऐड होती है, वेव फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट के लिए टोटल वेव फंक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पहले पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए, थर्ड वन के लिए। पहले पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होता है हमारे पास जनरल में 2/L, क्योंकि इसकी लेंथ L है, एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई x अपॉन में L, सॉरी L। ठीक है, सेकंड पार्टिकल के लिए √2/L साइन पाई x अपॉन में L, एंड थर्ड, और इसको हम मान लेते हैं अलग से, एक को मान लेते हैं क्या बोलते हैं n, x1 x2 x3, इसको x1 मानते हैं, इसको x2, जैसे हमें क्वेश्चंस में डिनोट है, ऑप्शंस में सॉरी, ये हो जाएगा साइन पाई x3 डिवाइड्स में L। तो यहाँ पे 2/L 2/L 2/L, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 8/L³ अंडर रूट के अंदर, ये आ जाएगा साइन पाई x1 अपॉन में L साइन पाई x2 अपॉन में L साइन पाई x3 अपॉन में L। अब देख लो, ये हमारा एनर्जी आ गई, ये हमारी क्या आ गई, वेव फंक्शन। याद रखना एनर्जी ऐड होती है, वेव फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आ गया, फर्स्ट वन तो आ गया, एनर्जी हमारे पास क्या थी 3/2 h² पाई स्क्वायर अपॉन में m l², जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है। आगे जो वेव फंक्शन है, एक में है सेकंड के अंदर है साइन के अंदर, और थर्ड के अंदर है कोस के अंदर, तो हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब ये साइन क्यों आता है, ये इसका जब डेरिवेशन हम यहाँ पे करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे साइन फंक्शन क्यों आता है, कोस क्यों नहीं आता, जब इसका वेव फंक्शन का हम डेरिवेशन देखेंगे हमारी थ्योरी क्लासेस के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है 48, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इफ सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z आर पाउली स्पिन मैट्रिसेस देन सिग्मा x सिग्मा y इज इक्वल्स टू। इसका एक जनरल डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी होता है, क्वेश्चन नंबर 48, ये वाला कौन सा था 47। 48 के अंदर हमें क्या देखा है, हमें निकालना है सिग्मा x और सिग्मा y का कम्यूटेटिव, इसका होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो जनरल हमें पता है, डायरेक्ट हमें इसका जो फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, इसका डायरेक्ट होता है 2 सिग्मा z। ठीक है, ये तो हमें होता है यहाँ पे इसका। अब ये होता है एक्चुअली में, अगर आपको पता हो तो 1 सेकंड के अंदर आप इसको क्लिक कर दोगे। हम इसको करते हैं सोल्व, ड्राइव करते हैं क्या होता है, तो हमें पता है सिग्मा x क्या होता है, सिग्मा x हमारा होता है 0 1 1 0, ये मैट्रिक्स होती है। सिग्मा y की मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, एंड सिग्मा z की जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है 1 0 0 माइनस 1। हमें प्रूफ करना है जस्ट सिग्मा x सिग्मा y से 2 आयोटा सिग्मा z आता है या नहीं आता। ओके, इसको खोलेंगे अपन, इसको जब ओपन करेंगे सिग्मा x सिग्मा y को, तो ये हमारे पास क्या आएगा सिग्मा x सिग्मा y माइनस सिग्मा y सिग्मा x। ओके, मैट्रिक्स जो हमने निकाली थी वो रखते हैं यहाँ पे, ये हो गया 0 1 1 0, एक तो इसकी हो जाएगी 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 माइनस
इसका क्या जाएगा 0 माइनस आइटा, आइटा 0, और ये हो जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, ओके। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, और ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, 0 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो आइटा, यहाँ पे आ जाएगा आइटा। फिर इसको करेंगे इससे तो ये जाएगा 0, इसको करेंगे इससे 0, एंड इसको इससे माइनस आइटा, और ये हमारे पास मैट्रिक्स माइनस। यहाँ पे इसको करेंगे इससे तो माइनस आएगा, ये वाले इस हॉरिजॉन्टल को इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 0, इस रो को इस कॉलम से करेंगे 0, एंड देन इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो आयोटा। दोनों को जब ऐड ऑन करेंगे तो आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 आयोटा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, माइनस आयोटा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा इससे कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, 2 आयोटा कॉमन लेंगे तो 1 0 0 माइनस 1, 1 0 0 माइनस 1 क्या बन गया 2 आयोटा सिग्मा जेड। प्रूफ हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, आ गया समझ में? ठीक है, ज्यादा था नहीं हार्ड, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 49। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स विद वॉल एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल टू 1। मतलब 49 क्वेश्चन सेम है, अब की बात जस्ट हमें यहाँ पे इसको घुमा के दिया है। मतलब यहाँ पे अब की बार हमारे पास क्या है, सिर्फ ये वॉल दे रखी है हमें 0 टू l यूजिंग ए ट्रायल वेव फंक्शन। फंक्शन हमें दे रखा है यहाँ पे साइन नोट इक्वल्स टू में l x माइनस है, सॉरी l माइनस x, एंड पूछा है हमसे यहाँ पे इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी यूजिंग वेरिएशनल मेथड। अब वेरिएशनल मेथड होता क्या है, बेसिकली ग्राउंड स्टेट दे रखा है, वेरिएशनल मेथड चेक करने के लिए या फिर इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने के लिए मैंने फर्स्ट थिंग आपको ये बताई थी कि इसका हम चेक करते हैं कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। पहले इसका नॉर्मलाइजेशन हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसका जब नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन के लिए हमने क्या करा था, साइन नोट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और हम यहाँ पे मान के चलेंगे इस फंक्शन को कि नॉर्मलाइज फंक्शन नहीं है। या तो हमें देगा, अगर दे नहीं रखा इसमें कोई भी लैंग्वेज में हमें ये नहीं दे रखा कि ये फंक्शन हमें क्या दे रखा है नॉर्मलाइज फंक्शन नहीं दे रखा है। अगर नहीं देता तो हम क्या करेंगे, इसको ये हमारे पास होता है कैट के अंदर होता है, और इस एक क्वांटिटी हम कांस्टेंट क्वांटिटी मानते हैं कि ए से जब इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। ये क्या आ जाएगा lx माइनस में x स्क्वायर। ऑलराइट, हमें निकालना है जस्ट इस a की वैल्यू, इस a की वैल्यू निकालते हैं हमें पता चल जाएगा। अगर a की वैल्यू 1 आती है तो उसके इसके अंदर हमारा ये फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज था। अगर a की वैल्यू कुछ भी आती है तो उस a की वैल्यू को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फंक्शन क्या हो जाएगा नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट। अब यहाँ पे सारा का सारा रियल है तो इसके अंदर कोई चेंजेस होंगे नहीं। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, हमें लिमिट्स दे रखी है 0 टू l, ये हो जाएगा हमारे पास x l माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे जब इसको कैट में करेंगे तो यहाँ पे एक a भी आएगा हमारे पास कांस्टेंट, एंड इनटू में जब हम दोबारा करेंगे तो a xl माइनस में x स्क्वायर एंड dx। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, इक्वल्स में 1 दे रखा है मेरे पास ये, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, बाहर आएगा 0 टू l, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इन दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर l स्क्वायर माइनस में x क्यूब l माइनस में x क्यूब l प्लस में x क्यूब dx इक्वल्स टू 1। सो दैट a स्क्वायर x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आता है x क्यूब l स्क्वायर डिवाइड्स में 3 माइनस l क्यूब दोनों सेम है तो इनको ऐड ऑन कर देंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू में x4 का x क्यूब का क्या होता है x4 l डिवाइड्स में 4 प्लस में एंड x का क्या हो जाएगा x5 डिवाइड में 5, 0 टू l इक्वल्स टू में 1। यहां से क्या जाएगा a स्क्वायर, l जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास l5 डिवाइड में 3 माइनस में 2, और ये भी 2 भी हटाएंगे तो हम क्या जाएगा l5 डिवाइड में 2 प्लस l5 डिवाइड में 5 इक्वल्स टू में 1। सिमिलर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2 है, इन सब का क्या आ रहा है समेशन क्या आता है इनका, सॉरी एलसीएम का कॉमन टर्म क्या आती है। अगर हम यहाँ पे लेते 30 से छोटा तो कोई होगा नहीं जिसमें तीनों इजीली उसमें डिवाइड हो सके,
30 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 15 से, एंड देन इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 10 से करेंगे तो 10L5 डिवाइड्स में 30 माइनस में 15L5 डिवाइड्स में 30 प्लस 6L5 डिवाइड्स में 30 इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर 10 प्लस 6 16 एंड माइनस 15 1। सो L5 डिवाइड्स में 30 इक्वल्स टू में 1। सो वी गोट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू में 30 डिवाइड्स में L5 एंड ये किसमें आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर। ये वाली वैल्यू हम वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास जो ट्रायलवेल फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 डिवाइड में L5 Lx माइनस में x स्क्वायर। ऑलराइट, एंड द सेकंड थिंग इज, हमें पता है इसके अंदर जो पोटेंशियल होता है, अगर पोटेंशियल जब तक गिवन ना हो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अंदर जो बेसिकली पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो। Vx की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब हमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वेरिएशनल मेथड का यूज, वेरिएशनल मेथड जो यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो वेरिएशनल मेथड में क्या होता है, फॉर ग्राउंड स्टेट एनर्जी by using वो क्या होती है, हैमिल्टोनियन से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इसकी जो टोटल एनर्जी वो किसके इक्वल होगी, ओनली होगी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे, तो ये काइनेटिक एनर्जी हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी को, ये हमारा होगा साइन नोट टी साइन नोट, इस तरीके से लिखते हैं सिंबल्स को। ठीक है, एंड इनका पूरा डिटेल हम यहाँ पे हमारे थ्योरी में देखेंगे। अभी हमारा सिर्फ एएमपी चल रहा है, एएमपी के अंदर, एएमपी जैसे ही हमारी सीरीज कंप्लीट होती है उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं, हम इसके बाद चलेंगे क्वांटम के अंदर, और क्वांटम के अंदर हम सारी चीजों को डीपली देखेंगे कि व्हाई वी यूज दीस सिंबल्स और इसी तरीके से हम इनको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है यहाँ पे इन केस ऑफ क्वांटम, क्वांटम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमें गिवन होती है नोट माइनस एच कट स्क्वायर, सॉरी ओनली टी है ना, स्क्वायर थोड़ा निकालना में, ओनली टी होती है, क्या होता है माइनस में आयोटा एच कट डेल अपॉन में डेल एक्स एंड साइन नोट। ठीक है, अगेन सोल्व करते हैं जैसा हमने इसके केस के अंदर किया था, किसके केस के अंदर, नॉर्मलाइजेशन के केस के अंदर किया था, वैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं तो यहां से क्या जाएगा 0 to L, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिवाइड में L5 अंडर रूट में Lx माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन में डेल एक्स एंड अगेन यहाँ पे आ जाएगा 30 डिवाइड में L5 अंडर रूट के अंदर Lx माइनस में एक्स स्क्वायर एंड dx। 30 डिवाइड में L5, 30 डिवाइड में L5 रूट हट जाएगा और ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी, तो 30 अपॉन में L5 बाहर आ जाएगा, 0 to L Lx माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में अटैच कट में बाहर आ जाएगा। यहां से इसका डेरिवेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 2x, आ जाएगा dx। सोल्व करते हैं, माइनस में आयोटा एच कट 30 डिवाइड में L5, यहां से क्या जाएगा 0 to L L स्क्वायर एक्स माइनस 2L एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर L प्लस 2x क्यूब डी क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में आयोटा एच कट 30 डिवाइड में L5 L स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा L स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 माइनस माइनस में 2L एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे L एक्स स्क्वायर है मतलब -3 हो गया,
-3। ओके, एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल का जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड में 3 एंड प्लस में ये क्या हो जाएगा x4 डिवाइड में 4 0 टू एल माइनस में आयोटा एच कट 30 डिवाइड में L5 2 3 4 कॉमन क्या आता है इनमें 12 12 कॉमन आता है ना, नीचे अगर 12 कॉमन लेंगे तो उसमें 2 भी आता है 3 भी आता है 4 भी आता है। तो 12 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर और पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड्स में 12 माइनस एल की वैल्यू यहाँ करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसको 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 12 एल 4 डिवाइड्स में 12 प्लस यहाँ पे 3 से 6 एल 4 डिवाइड्स में 12। तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी हमारे पास अंदर से क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 6 6 12 माइनस में 12 क्या हो गया 0 तो टोटल एनर्जी इसकी क्या आ गई 0 फिट। हमें क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी। ओ हमने मिस्टेक करी एक, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोमेंटम का स्क्वायर होती है। ओके तो यहां पे हमारी क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी ये आ गई थी। इसके बाद इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है मोमेंटम का, तो मोमेंटम का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे एच कट स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे चेंज होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा नहीं आएगा माइनस में एच कट स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर एंड माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा ये एच कट स्क्वायर आएगा। इसका जो करेंगे हम यहाँ पे डेरिवेटिव जो कर रहे हैं एक बार तो हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स एंड अगेन इसका क्या होगा एल माइनस में 2x dx। ठीक है कंप्लीट सोल्व इसको, सॉरी मिस्टेक हो गई थी 30 एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में L5 0 टू L ये आ जाएगा LX माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है L तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा माइनस 2x का क्या आ जाएगा हमारे पास ओनली -2 dx -2 को बाहर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में L5 0 टू L तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर देता है तो इसका क्या हो जाएगा L एक्स स्क्वायर डिवाइड्स में 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड में 3 0 टू L लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं 60 एच स्क्वायर अपॉन में L5 यहाँ पे होगा तो L क्यूब डिवाइड्स में 2 माइनस में L क्यूब डिवाइड्स में 3 ये हो जाएगा 60 एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में L5। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आता है यहाँ पे 2 आ जाएगा सिंपली जब इसको नीचे 6 करेंगे तो अपन ठीक है तो इसका आ जाएगा हमारे पास L क्यूब डिवाइड्स में 6 सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 एच कट स्क्वायर डिवाइड्स में L स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन हमारा मैच होगा यहाँ पे डिवाइड्स में 2m इतनी गलतियां क्यों हो रही है आज। तो हमारे पास फाइनल आंसर हमारा जाएगा 5 एच कट स्क्वायर अपॉन में एम एल स्क्वायर। ओके सो 5 एच कट स्क्वायर अपॉन में एम एल स्क्वायर ऑप्शन नंबर 4। ओके कर लो इसको भी। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर द सर्किट शो इन द फिगर बी फॉर विच ऑफ द इनपुट इज शोन इन द फिगर ए। मतलब हमें यहाँ पे दे रखा है ओपेम का क्वेश्चन है ये ओपेम दे रखा है हमें और एक इनपुट वेवफॉर्म हमें दे रखा है आउटपुट वेवफॉर्म हमें यहाँ से पूछा गया है।
इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक ओप एम्प, ठीक है, 1 किलो ओम, यहाँ पे वी आई है, और वी आई हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे एक वेव फॉर्म हमें गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा है आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, तो पहले देखते हैं आउटपुट यहाँ से क्या आता है। यहाँ से आउटपुट अगर निकालते हैं तो इसका क्या देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे ये वाला, अगर यहाँ से ये वाली वोल्टेज जीरो है तो ये वाली वोल्टेज भी क्या होगी, जीरो होगी। सपोज दैट ऐसे करंट इसमें फ्लो रहा है, ये वाला करंट इसमें फ्लो रहा है, हम लगाते हैं केसीएल, तो केसीएल जब लगाएंगे तो इस पॉइंट पे करंट कौन कौन सा आ रहा है, ये वाला करंट जो मान लेंगे हम यहाँ पे I1, ये होगा I2, इनपुट करंट कौन सा होगा I1 इक्वल टू में किसके बराबर होता है, आउटपुट करंट के। करंट क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड्स में रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या जाएगा वोल्टेज 0 माइनस वी आई डिवाइड्स में रेजिस्टेंस क्या दे रखा है 1 किलो ओम, इक्वल टू में आउटपुट क्या दे रखा है वी नोट माइनस में 0 डिवाइड्स में 1 किलो ओम। सो हमारे पास जो वी आउटपुट आएगा वो क्या आएगा माइनस वी इन, मतलब इनपुट वोल्टेज हम जो भी देंगे वो क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 5 वोल्ट दे रखा है, और ये वाला क्या दे रखा है -5 वोल्ट, तो जिसका आउटपुट वेवफॉर्म बनेगा, आउटपुट वेवफॉर्म क्या बन जाएगा, अगर ये +5 है तो ये क्या हो जाएगा -5, अगर -5 है तो ये क्या हो जाएगा +5, तो हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म बनेगा वो कुछ ये वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51। 51 के अंदर हमसे पूछा गया है, अगेन एक सर्किट दे रखा है, यहां पे है ए सर्किट इज शो इन द फिगर बिलो फॉर एन इनपुट सिग्नल्स वी आई शो बिलो द करेक्ट आउटपुट सिग्नल वी नोट। अब यहां से क्या होना है कि इसको हम सीधा सर्किट से देख के सोल्व करेंगे, ठीक है, पूरा हम डीप में जाएंगे नहीं, सीधा सर्किट में सोल्व देख के सोल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सर्किट हमें दे रखा है, यह हमें डायोड दे रखा है, और हमें पता होता है डायोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायोड काम करता है एज ए वोल्टेज फ्लो या करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन के अंदर ही सिर्फ करंट फ्लो हो सकता है, दूसरी डायरेक्शन के अंदर या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये करंट को फ्लो होने नहीं देता है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्या लेके आते हैं, डायोड लेके आते हैं, ठीक है। ओके भैया, अब यहाँ से पूछा हमें वेवफॉर्म क्या होगा इसका, और वेवफॉर्म हमें जस्ट लाइक यही दे रखा है, ये वाला वेवफॉर्म मान के चल सकते हैं, इसका बस ये वाले नंबर्स नहीं, ये वाले वेवफॉर्म हमें दे रखा है ऐसा कुछ, यहाँ पे इसका आउटपुट पूछा है, यहाँ पे वी आई दिया है हमें, इसका आउटपुट। अब आउटपुट क्या देखते हैं हम, यहाँ पे करंट दो तरीके से फ्लो होगा, एक तो क्या लेते हैं प्लस माइनस, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन अगर जा रहा है तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिल रही है हमारे पास, जो इसकी वोल्टेज होगी। अगर यहाँ पे करंट हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल, तो पॉजिटिव साइकिल में जब हम फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करंट होगा, हाँ वी आई है वोल्टेज, ठीक है, यहां पे आ रहा है, यहां पे क्या करंट है हमारे पास इक्वल्स टू में आई आर, एंड यहां पे आएगा तो ये वाला जो करंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, डायोड क्या करेगा ऑन स्टेट में होगा पॉजिटिव साइकिल के अंदर, क्योंकि डायोड ऑन स्टेट में कैसे होता है, इधर से ऐसे करंट फ्लो हो सकता है, बट डायोड का केस क्या है कि इस तरीके से करंट फ्लो नहीं हो सकता, ऑन स्टेट में हो गया, ये क्या आ गया प्लस एंड माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस वी आर, तो जो हमारी करंट होगी आई आर वो क्या हो जाएगी हमारे पास वी आई माइनस में आर, ठीक है। अब जो ये वोल्टेज होगी, ये वोल्टेज क्या होगी, सेम जो यहाँ पे फ्लो हो रही है, और यहाँ पे फ्लो होने वाली वोल्टेज क्या होगी आई आर, जो करंट होगा, जो रेजिस्टेंस हमारे पास आई दे रखा है, तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या आ गई वी आई माइनस में वी आर, मतलब वी आई वोल्टेज जो है उसके अंदर कितना लेस हो गया, वी आर लेस हो गया, मतलब अब की बात सिर्फ हमें कितना मिल रहा है वी आर, एक पॉइंट होगा जो वी आई वोल्टेज होगी ये इंक्रीज होगी, इंक्रीज हो रही है, फिर एक वी आर वोल्टेज आएगा, वी आर वोल्टेज कोई भी एक वोल्टेज इसकी वैल्यू होगी, उतने पे आके इसकी वोल्टेज क्या होगी वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगी, व्हाई बिकॉज़ ऑफ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है, उतने में आके ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब इसकी वी आई की वैल्यू और इंक्रीज करेंगे तो और इंक्रीज करने पर हमारे पास क्या होगा
वीआर की वैल्यू है 0 हो गई वीआर पे। वीआर से ज्यादा जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास फिर से मिलना शुरू हो जाएगा और ये फॉर्म क्या चल जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कट होके यहाँ पे आ जाएगा, इससे आगे हमारे पास जाने दी है वैल्यू। ओके, ये तो इसमें ये हो गया। सेकंड थिंग, हमने बोला था दोनों साइकिल लेके चलेंगे। अब की बार करंट का फ्लो करते हैं कुछ इस तरीके से। तो करंट का फ्लो जब इस तरीके से करेंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल के अंदर अब हमारा डायोड, मैंने बोला था कि इस तरीके से तो करंट फ्लो करेगा नहीं इस डायरेक्शन के अंदर। अगर इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो करंट ये वाला जा रहा है यहां तक तो ठीक है, ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट के बाद दो डायरेक्शन होती है। तो अगर ये इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, इस डायरेक्शन के अंदर करंट जा नहीं सकता, करंट की वैल्यू 0 हो रही है भाई, बिकॉज़ अभी यहाँ पे सर्किट क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, यहाँ पे डायोड क्या हो रहा है, ऑफ स्टेट में जा रहा है। तो जो करंट होगा की बात डायरेक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा किस पे, V आउटपुट पे। मतलब इस केस के अंदर क्या होगा, नेगेटिव साइकिल के अंदर जो V इनपुट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, V आउटपुट पे। मतलब नेगेटिव साइकिल के अंदर मतलब यहां से अब जो V इनपुट हमें मिल रहा है वो किसके इक्वल होता जा रहा है, V आउटपुट पे। यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस आ रहा था, इस वजह से साइकिल क्या हो रही थी, चेंज हो रहा था। यहाँ पे सेम है, मतलब साइकिल हमारा वही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इससे कि यहां से इंक्रीज हुआ, यहाँ पे कट ऑफ हुआ, फिर नीचे आया, एंड देन ये वाला साइकिल हमें पूरा मिलेगा। ठीक है, एंड देन जो ये वाली वैल्यू हमारे पास ये क्या है यहाँ पे, VR। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जो सर्किट क्या हो जाएगा इसके पास, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 51 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम इजी क्वेश्चन था, देखते आपका हो जाना चाहिए था विद इन 1 सेकेंड, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, सीधा गेट लगा दिया। अब गेट की वैल्यू हमसे पूछ ली डायरेक्ट कि गेट होते क्या इनकी वैल्यू। लाइक हमें यहाँ पे दे रखा था 51 में, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट्स S and C for the circuits given below in the figure are। A भी दे रखा है और S और C की आउटपुट वैल्यू हमारे से पूछ ली है। S वैल्यू जो हमारे पास दे रखी थी ये हमें दे रखा था एक्सक्लूसिव OR गेट, एंड जो C वैल्यू दे रखी थी ये हमें दे रखा था AND गेट। ओके, A एंड B। एक्सक्लूसिव OR गेट का हमें पता होता है क्या होता है इसका, A B बार प्लस में A बार B, एंड गेट क्या होता है, A डॉट B। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। एक सेकंड का क्वेश्चन था ये वाला। तो क्वेश्चन कौन सा था, 52। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है के मैप से। राइट द simplified boolean expression given by the Carnot map या K map show in the figure। हमें Carnot map दे रखा है यहाँ पे और इसका एक्सप्रेशन पूछा है, boolean एक्सप्रेशन इसका। ठीक है, तो इसको भी करते हैं सोल्व। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 53। अब इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक थोड़ा डायरेक्ट वे, अगर आपको आता है थोड़ा बहुत भी तो आप उससे लिख दोगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आता कि मैप आपके लिए स्टार्टिंग से, तो वो वाला मेथड, हम दोनों मेथड यहाँ पे यूज करके चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 हमें दे रखा है के मैप। के मैप क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, ए बी सी डी, और इनको जो लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। याद रखना जो 0 होता है वो होता है कोई मान लो x बार, और 1 क्या होता है x। ठीक है, हमें यहाँ पे फिलिंग क्या दे रखी है, 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1 1। अब कार्नोट मैप में क्या होता है ना, के मैप के अंदर हमें यहाँ पे पेयर्स बनाने होते हैं, और पेयर्स किस में बनते हैं, 2 की पावर्स में बनते हैं पेयर्स। 2 की पावर्स में मतलब यहाँ पे जो पेयर्स बनते हैं ना वो इस तरीके से बनते हैं, 2 की पावर मान लो n। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि 1 है, यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो चारों का पेयर बनेगा। क्यों, 2 की पावर्स की n, मतलब n की वैल्यू अगर इनकी 2 4 8 16
32, 64, 128 एंड सो ऑन। ऐसे इनके पेयर्स में यहाँ पे बनेंगे, या तो 2 के होंगे, या 4 के, 8 के, 16 के, 32 के, 64 के, 128 के, 256 के, 512 के, इस तरीके से यहाँ पे पेयर्स बनते हैं। तो यहाँ पे पेयर बनाते हैं हम यहाँ पे। तो इनके पेयर्स यहाँ पे जो बनेंगे, हमारे पास क्या बनेंगे पेयर्स यहाँ पे, चारों का पेयर बन रहा है ये। पहले हम देखते हैं मैक्सिमम कौन सा पेयर बन रहा है, फिर मिनिमम की तरफ जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 4 का बन गया। ठीक है, यहाँ पे इन 2 का पेयर बन गया। ठीक है, अब ये 3 है, 3 का पेयर बनेगा नहीं तो क्या बनेगा, इन दोनों का पेयर बनेगा। और ये याद रखना कंप्लीट हमें पेयर बनना चाहिए, हमारे पास सारे सारे इंक्लूड होने चाहिए। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट इनका जो डायरेक्ट हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट जो इसका मेथड है, वो क्या बोलता है हमारे पास, हम यहाँ पे देखेंगे अब जो पेयर्स बन रहे हैं, इधर की ए बी की क्वांटिटी देखेंगे, ऊपर की क्वांटिटी देखेंगे। अब इन चारों की केस के अंदर यहाँ पे कौन सी चीज कॉमन है, कॉमन वाली चीज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 होता है, एक तो मेक पेयर्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं ABCD और ये सारे सारे। थर्ड होता है टेक कॉमन इन द पेयर्स, कॉमन्स देखेंगे हम यहाँ पे कॉमन क्या है। अब इन दोनों पेयर्स के अंदर AB के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, AB के अंदर हमारा कॉमन आ रहा है यहाँ पे जो A वाली टर्म है 0 0, दोनों के अंदर कॉमन है, B की वैल्यू चेंज हो रही है और ये क्या है 0 है, तो मतलब A बार। CD के अंदर क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, वही C कॉमन आ रहा है, क्या है C बार, प्लस कर देंगे एंड। अब की बार देखते हैं हम यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों के लिए, ये वाला तो कॉमन टर्म है यहाँ पे। ठीक है, AB, इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन सिर्फ हमारे पास आ रहा है C, तो ये क्या हो जाएगा ABC प्लस, इन दोनों के केस के अंदर CD तो कॉमन है, प्लस में यहां से कौन सा आ रहा है A, तो ये जाएगा A बार, CD के अंदर C ऐसे कैसे और D बार। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हम A कॉमन ले सकते हैं, तो A कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे C बार प्लस में C D बार एंड प्लस ABC। सो अब जो C बार प्लस में C D बार होता है, इसका एक एक्सप्रेशन होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है कि मान लो x प्लस में y z दे रखा है, तो इसको जो एक्सपेंड करके लिखेंगे तो इसका एक्सपेंड करके क्या लिखते हैं हम, x प्लस में y और x प्लस z, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x क्या हो गया C बार प्लस में y क्या हो गया C। ठीक है, x क्या हो गया C बार, y क्या हो गया D बार प्लस ABC। ये क्या हो जाएगा हमारे पास A बार, C बार प्लस C क्या होता है 1, C बार प्लस D बार प्लस ABC। सो यहां से हो जाएगा A बार C बार, A बार D बार प्लस में ABC। कॉमन क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, A बार C बार प्लस में A बार D बार प्लस ABC, ऑप्शन नंबर 2। हो गया सोल्व। अब ये तो था क्या हमारा मेथड फर्स्ट, पहली मेथड थी। सेकंड मेथड क्या होती है इसको सोल्व करने की, इसकी जो सेकंड मेथड होती है वो हमारी होती है मेथड 2। ठीक है, उसमें हम क्या लिखते हैं, अभी तो हमने सिर्फ लिया है कॉमन पेयर्स लिए, अभी हमें कोई कॉमन नहीं लेना, यहाँ में जो है उनको ऐड करना है, इनटू में ये वाली चीज करनी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इनटू किया, इनको मल्टीप्लाई किया ना। ठीक है, इस पेयर के अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 दे रखा है, एक तो ये एक ये, इन दोनों को कर दो ऐड ऑन, तो इनको ऐड ऑन करेंगे तो क्या आ गई, यहाँ पे क्या आ गई A बार B बार प्लस नीचे क्या आ रहा है A बार B इनटू में, यहां से क्या आ रहा है हमारे पास C बार D बार प्लस में C बार D प्लस, यहां से क्या आ रहा है हमारे पास A बार B बार प्लस A बार B इनटू में, यहां से हमारे पास क्या आ रहा है C D बार प्लस, इसके केस के अंदर A B और यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है C D प्लस में C D बार। एक्सटेंड कर लेते हैं इनको, एक्सटेंड करेंगे तो यहां से क्या रहेगा A बार B बार C बार D बार, A बार B बार C बार D प्लस A बार B C D बार। अब इसको बस हमने अपने को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है,
सी डी बार, ए बार बी सी डी बार प्लस में ए बी सी डी प्लस में ए बी डी बार। दो तरीके से के मैप को सोल्व करने का। ओके, अगला हम करते हैं यहाँ पे आगे। अब इनमें हमें देखना है कॉमन्स क्या आ रहे हैं इसके अंदर। ओके, कॉमन देखना है इनमें। अब यहाँ पे देखो ए बार बी बार सी बार कॉमन है इन दोनों के केस के अंदर, इसमें और इसमें। ए बार बी बार सी बार, बचा क्या डी बार प्लस में डी प्लस। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, वही डी बार और सॉरी ए बार बी सी बार कॉमन है, बचा क्या डी बार प्लस में डी प्लस। इनमें क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, इनमें कॉमन नहीं आ रहा कोई भी ना। ए बार आ रहा है, बी बार आ रहा है, सॉरी बी नहीं आ रहा, सी और डी बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, ए बार आ रहा है, सी आ रहा है, डी बार। तो यहाँ पे क्या बचा बी बार प्लस में बी। ओके, एंड इनके अंदर क्या आ रहा है ए बी सी डी प्लस डी बार। अगेन वी नो दो, जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन के केस के अंदर हमारा क्या आ जाता है डी बार प्लस में डी। मतलब इसके अंदर क्या होता है ना, ये बूलियन के अंदर मैक्सिमम 1 होता है, 0 होता है या फिर 1 होता है। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अगर इसकी 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और 0 प्लस 1 क्या होता है 1, इसलिए हम इनकी वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पे 1 लेते हैं। मतलब x प्लस में x बार की जो वैल्यू लेते हैं ऑलवेज क्या होती है 1, बाय बिकॉज ऑफ ये मैंने बता दी। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी तो इसकी 0 होगी। दो ही केस होते हैं, दो के अंदर तीसरा होता नहीं है, और ऐड ऑन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, फिर हमारे पास इससे आ जाएगा ए बार बी बार सी बार प्लस, यहां से आ जाएगा ए बार बी सी बार प्लस, यहां से ए बार सी डी बार, एंड देन यहां से आ जाएगा ए बी सी। अगेन हम देखते हैं इसमें कॉमन्स क्या आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे कॉमन आ रहा है ए बार और सी बार, बचा क्या अंदर बी बार प्लस में बी, ए बार सी डी बार प्लस में ए बी सी। यहां से क्या बचा है ए बार सी बार प्लस में ए बार सी डी बार प्लस में ए बी सी। सो दैट्स वी गोट। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है सी बार प्लस में सी डी बार प्लस में ए बी सी। सी बार प्लस डी बार, सी डी बार की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास सी बार प्लस डी बार, तो क्या हो जाएगा ए बार सी बार प्लस डी बार प्लस में ए बी सी। सो वी गोट दैट ए बार सी बार ए बार डी बार ए बी सी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा 2। आई थिंक आपको के मैप तो समझ में आ गया होगा। के मैप होता क्या है, ये किसके अंदर है हमारे पास, ये एडिशन वाला केस के अंदर है। एक प्रोडक्ट वाला केस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे कभी अलग, अगर हम इसमें हमारे क्वेश्चन आ रखे होंगे तो इसके अंदर, अदरवाइज अलग से हम उनको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। सेम क्वेश्चन है, इसको बस हमें सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 54। हमें बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है ए बी सी डी प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी ई प्लस ए बी सी बार डी बार ई बार प्लस ए बी सी बार डी ई, ए बी सी बार डी ई। ठीक है, इसको इजी सोल्व करने के लिए पहले आप ऑप्शन में देखना कि ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज है। ऑप्शन में ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, मतलब ए नहीं दे रखा। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस ई को नेग्लेक्ट करना है। ई को नेग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी डी है,
और यहाँ पे भी क्या दे रखा है ए बी सी डी, ई अलग है तो यहां से फॉर्मूला लेंगे ए बी सी डी 1 प्लस में ई प्लस, यहाँ पे दे रखा है ए बी सी बार डी बार, यहाँ दे रखा है ए बी सी डी डी बार, कॉमन ले सकते हैं। हमें जस्ट यहाँ पे क्या करना है, ए को नेगलेक्ट करना है क्योंकि ऑप्शन के अंदर हमारे पास ई नहीं दे रखा है हमें, ये टर्म भी गई। फिर ए बी सी डी बार, ए बी सी बार आ गया, सॉरी ए बी सी डी सी बार डी, आपकी बात सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने आपकी बात सही पिक किया है। 1 प्लस में ई बचा कौन सा, ए बी सी डी बार। अब 1 प्लस ई के केस के अंदर भी सेम हो गया, ई की दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। अब 0 प्लस 1 भी 1 होता है और 1 प्लस 1 भी 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 आ जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, ए बी सी डी प्लस में ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी, ए बी सी डी बार। सो दैट वी गोट, कहीं कॉमन आ रहा है ए बी सी क्या आ गया, डी प्लस डी बार, ठीक है। ए बी सी बार डी बार प्लस डी, ए बी सी यहां से आ जाएगा ए बी सी प्लस सी बार, सो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या जाएगा, ए बी। ए बी कोई ऑप्शन में है हमारे पास, यस ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट, समझ में आ गया, आ जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना, हम और थोड़ा इजी वे में लेके चल लेंगे इन चीजों को। अगला हमें दे रखा है फॉर एन एटम इन द 2p3/2 स्टेट द लैंडे जी फैक्टर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। मतलब अभी तक जितना मैंने देखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस ही आपके पास आ रहे हैं, तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन तो आपको कंप्लीट अटेम्प्ट कर दिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 53 हमें दे रखा है स्टेट यहाँ पे 2p3/2, ऑलराइट, और हमसे पूछा क्या है, लैंडे जी फैक्टर। लैंडे जी फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उससे पहले हम देखते हैं एस एल एंड जे की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और ये वाली टर्म हमने देखी थी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होती है हमारे पास, ये कैसे आती है वो हम हमारी एटॉमिक के जो क्लासेस है वहां पे उनको लेके चल रहे हैं, तो अगर आपको समझना है तो वो आप एटॉमिक की जो सीरीज हमारी चल रही है वो आप फॉलो कर सकते हो उसको, और वहां से आप इन चीज को देख सकते हो जो कि हमारा वेक्टर एटम मॉडल के अंदर आता है। यहां से अगर हम देखते हैं तो जे की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2, एल की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ से 1, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 हमें दे रखा है, ये क्या होता है 2s + 1 = 2 दे रखा है हमें, तो एस क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ऑलराइट, अब लैंडे जी फैक्टर निकाला। लैंडे जी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1 प्लस में जे + 1 प्लस में एस + 1 माइनस में एल + 1 डिवाइड्स में 2 जे + 1, ठीक है। करते हैं सोल्व इसको। 1 प्लस जे की वैल्यू 3/2 है, 3/2 + 1 प्लस 1/2 1/2 + 1 1 1 + 1 डिवाइड्स में 2 इंटू 3/2 + 1 1 प्लस यहां से हो जाएगा 3/2 5/2 प्लस 1/2 3/2 माइनस 2 डिवाइड्स में 3 इंटू 5/2 1 प्लस यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 15/4 प्लस 3/4 माइनस नीचे इसका भी 4 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये जाएगा 8/4 डिवाइड्स में 15/2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 15 + 3 18 18 माइनस 8 10 10 डिवाइड्स 4 इंटू 2 डिवाइड्स में 15 मतलब 10/4 इंटू 2/15। 1 प्लस इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा,
इससे ये कैंसिल आउट हो गया 5 एंड 5 से ये जाएगा तो 3, मतलब 1/3। और इसको जब हम करेंगे सोल्व तो इसको क्या जाएगा 4/3। इसको हम करते हैं तो 1.33। कोई ऑप्शन में है हमारी ये चीज? यस, ऑप्शन नंबर 2। इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, एटॉमिक नंबर ऑफ वी, CR, FE and ZE are 23, 24, 25 and 30. 23, 24, 26 and 30 respectively. Which one of these materials does not exhibit electron paramagnetic resonance? V, CR, FE तथा ZE के परमाणु क्रमांक क्रमशः 23, 24, 26 तथा 30 है। इनमें से कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय अनुनाद दर्शाता नहीं? कौन सा नहीं दर्शाता? तो पहले तो हमें देखना है कि EPR होता क्या है। EPR का याद रखना, EPR is observed by only अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एक लाइन और इक्वेशन आपका खत्म। वहीं पे क्या दे रखा है हमें? V, CR, FE, ZE। V क्या होता है? 23 क्रोमियम, 24 फेरस, 26 जो आयरन होता है हमारा, और ये क्या हो गया? जिंक 30। इनके लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होंगे? Ar आर्गन 18 तक हो गया, फिर आता है 4s2 एंड 3d3। इसका Ar 4s1 3d5, इसका Ar 4s2 3d6 एंड इसका Ar 4s2 3d10। ये किस तरीके से लिख रहे हैं? ये चीजें हमने हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की एटॉमिक की जो सीरीज चल रही है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स प्लेलिस्ट के अंदर इनकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, डी के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं। इसके केस के अंदर डी के अंदर, यहाँ पे एस के अंदर 2 आ सकते हैं, 2 है मतलब कंप्लीट है, ये अनपेड है। ये वाला डी के अंदर 10 आ सकते हैं, कितने हैं यहाँ पे? 3, 1, 2, 3, मतलब तीनों के तीन क्या है? अनपेड है, मतलब EPR ही शो करेंगे। सेकंड केस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 4s के अंदर भी ऑब्वियसली 1 है तो 1। सारे के सारे अनपेड है, मतलब EPR शो करेगा। इसके अंदर ये वाला कंप्लीट है, इसमें 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब अभी भी 4 क्या है? अनपेड है, मतलब EPR शो करेगा। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक भी अनपेड नहीं है, मतलब ये वाला हमारे पास क्या करेगा? EPR शो नहीं करेगा। नोट शो EPR, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास यहाँ पे? ZE, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन आता है 57, which of the following graph correctly represent the dependency of thermal conductivity with temperature in an intrinsic semiconductor? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर देखना है, और हमें ये देखना है डिपेंडेंसी किस में दिखा रहा है। डिपेंडेंसी देखना है log सिग्मा बाय 1 में टी के अंदर, हमें यहाँ पे इनकी डिपेंडेंसी देखनी है। ठीक है, अब जो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना बेसिकली, तो इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो 2 फैक्टर के द्वारा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। EPR हो गया आपका। क्वेश्चन 57,
यहाँ पे देखनी है हमें थर्मल कंडक्टिविटी, किसके अंदर देखनी है, सेमीकंडक्टर के अंदर। थर्मल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर के अंदर जो होती है वो एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा दिखाई जाती है। दूसरा होता है हमारे लेटिस वाली, जो कि फोनोन के द्वारा दिखती है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या, लैटिस, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी। ये हो गया। ये होता है ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमें पता है क्या होता है, एन म्यू ई। म्यू क्या है यहाँ पे, मोबिलिटी, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और जो ये है ई, सॉरी एन है, एन क्या किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे एन हमारा, एन हमारा प्रोपोर्शनल होता है, जो एन होगा ये प्रोपोर्शनल टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल ई अपॉन में के टी, ठीक है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो सिग्मा ई हो गया, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखते हैं तो क्या हो गया, टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल ई अपॉन में के टी, ऑलराइट, ठीक है। सेकंड थिंग हमें देखनी है लैटिस थर्मल कंडक्टिविटी। लैटिस थर्मल कंडक्टिविटी ये प्रोपोर्शनल होती है 1/T के, ओके। हमें देखना है सिग्मा ना देख के हमें ln सिग्मा दिखा रहा है यहाँ पे, लॉग सिग्मा हमें यहाँ पे निकालना है। तो लॉग सिग्मा निकालने के लिए इनका लॉग जब हम लेके पहले इलेक्ट्रिक का, तो लॉग सिग्मा ई क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा, लॉग टी की पावर 3/2 प्लस में डेल ई अपॉन में के टी, या लॉग सिग्मा ई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 3/2 log टी डिवाइड प्लस में log के टी। हमें निकालना किसके अंदर है, सिग्मा और 1/T के अंदर, मतलब जो भी अलग अलग क्वांटिटी उनको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करके चलेंगे, हटा देंगे। तो log सिग्मा के हो गए प्रोपोर्शनल टू 1/T, और इसके साथ एक कांस्टेंट है डेल अपॉन में के, ठीक है। सेम चीज हम इसके साथ करेंगे, इसके साथ अब log देखेंगे हम यहाँ पे log सिग्मा एल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास log टी माइनस। तो हमें log टी के साथ तो देखना नहीं है ग्राफ, हमें इसके साथ, हमें सिर्फ किसके साथ देखना है, डेल ई अपॉन में टी के साथ, ठीक है। और यहां पे आता है माइनस में, माइनस डेल ई अपॉन के टी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस, ठीक है। हमें देखना है ग्राफ, तो यहाँ पे जो log सिग्मा हो गया बेसिकली, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो log सिग्मा क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल ई अपॉन में के 1/में टी। हमें ग्राफ देखना है, सॉरी हाँ ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से हो गया, और प्लस में यहाँ पे आता है कांस्टेंट, जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स होंगी सारी जो होंगी इनको कांस्टेंट लेके चलेंगे। ये हो गया हमारा y इक्वल टू में mx प्लस c का केस, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन में हमारे पास स्लोप क्या दे रखा है, माइनस में डेल ई अपॉन में के, मतलब नेगेटिव स्लोप है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, लीनियरली डिक्रीज हो रही है ना। तो अब इसके हम लीनियरली डिक्रीज कौन सी वैल्यू हो रही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा हमारे पास, ये वाला ग्राफ, किसमें, log सिग्मा और 1/T के केस के अंदर। जिसने भी किया है एकदम सही है। बाकी बस इनको याद रखना आगे से। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द डोनर कंसंट्रेशन in a sample of n-type semiconductor is increased by a factor of 10 to the power 3. Assuming the semiconductor to be level at 300 Kelvin is nearly.
हमें यहाँ पे बता, सॉरी हाँ, 3 केल्विन इज नियरली, ठीक है। हमें क्या बताना है, शिफ्ट ऑफ फर्मी लेवल। हमें यहाँ पे दे रखा है इंक्रीज किससे फैक्टर से हो रहा है, 10⁻³ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फॉर ए नॉन डिजेनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो शिफ्ट होता है फर्मी लेवल के अंदर, वो कैसे होगा, जब डोनर कंसंट्रेशन इंक्रीज कहां से हो रहा है, वो मान लो n1 से इंक्रीज हो रहा है n2 के अंदर, और कितना इंक्रीज हो रहा है, 10⁻³ n1 से वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन कौन सा है, 58, ठीक है। ओके, हमें निकालना है शिफ्ट। तो शिफ्ट का जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, डेल EF जो होता है हमारे पास क्या होता है, KT ln n2 डिवाइड्स में n1, ठीक है। हमें टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है। निकालना है किसके अंदर, शिफ्ट वोल्ट के अंदर निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बोल सकते हो। तो इसके लिए जो हमारे पास केल्विन की वैल्यू, सॉरी बोल्ट्जमान कांस्टेंट की जो वैल्यू देता है, वो वैल्यू होती है हमारे पास 8.617 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड्स में केल्विन इंटू ये क्या दे रखा है, 300 केल्विन ln, ये क्या है, 10⁻³ n1 डिवाइड्स में n1, n1 से n1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पावर है वो पहले आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8.617 इंटू 10⁻⁵ इंटू 300 इंटू 3 ln 10। ln 10 की वैल्यू हमें पता है 2.03 होता है इसकी वैल्यू, ऑलराइट। 8.617 into 10⁻⁵ into 300 into 3 into 2.303। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है अप्रोक्सीमेट 178.6 मिली वोल्ट। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट 17.27 नहीं है। फर्मी लेवल नाउ एट इंट्रिंसिक फर्मी लेवल्स नहीं, 172.7 अप्रोक्सीमेटली है इसके पास, 115 नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड अप्रोक्स वैल्यू हमारे पास, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। 58, अगला क्वेश्चन आ जाएगा 59। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 59 वाला, एक्स-रे ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट undergoes pair productions E negative and E positive found moving in opposite direction, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, with equal kinetic energy. What is the kinetic energy of E plus and E negative? ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन दोनों की हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका ऑलमोस्ट पोटेंशियल मोमेंटम तो क्या होगा, 0 होगा। अगर इनका मोमेंटम 0 दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा इसके लिए, यहाँ पे क्या बन रहा है, फोटोन है, E प्लस E नेगेटिव बन रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो E इक्वल्स टू में इसकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट मास एनर्जी, या बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, प्लस में इसके लिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ये E नेगेटिव के लिए, E नेगेटिव के लिए, ये E पॉजिटिव एंड E पॉजिटिव के लिए। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर जो इनकी रेस्ट मास एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ओके। एंड गामा की वैल्यू में दे रखी है, E गामा कितनी दे रखी है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन एक चीज और हमें दे रखी है, विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, इक्वल है। तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी, ये वाली काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 5 इक्वल्स टू में 2 टाइम्स ऑफ E काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल हमें एनर्जी क्या दे रखी है, 0.511 प्लस 0.511, सो दैट्स 2E काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या जाएगी, 5 माइनस, इसको जब करेंगे तो इसको एड ऑन जब हम करेंगे तो इसका एड ऑन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.022,
जो कि हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनेगा 8 7 9 ओके। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4.978 डिवाइड्स में 2, सो हमारे पास आ जाएगी 2.489 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन में हमें यहाँ पे दे रखा है 2.489। फोर एट नाइन मतलब 2.5, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। सॉरी मिस्टेक कर दिया हमने एक, यहाँ पे 1 भी है ना, तो जो ये हुआ होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3.078 और 0 नहीं 9, ठीक है, ये गलती हो गई थी, सॉरी। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 1.989 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.989, ऑप्शन नंबर थर्ड। भूल चूक माफ करना। क्वेश्चन नंबर 59 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। एकदम इजी क्वेश्चन है, विदाउट पेन मार्कर और बोर्ड के करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेनोमेना रिलेटेड टू द इमिशन एंड रेजोनेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा radiation by certain atomic nuclei fixed in a crystal that is under specific conditions such that the emission and absorption are especially recoilless from an internal energy perspective। या फिर हम बोल सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी वह परिघटना है जो विशिष्ट परिस्थिति में एक क्रिस्टल जालक में बद्ध विशेष प्रमाणिक नाभिकों द्वारा गामा किरणों के उत्सर्जन एवं अनुनादी अवशेष से संबंधित है, ताकि उत्सर्जन तथा अवशोषण आंतरिक ऊर्जा की परिक्षेप्य में आवश्यक रूप से परिक्षेप्य रहित है। पहला रमन इफेक्ट, दूसरा मोजबार इफेक्ट, थर्ड स्टार्च इफेक्ट एंड देन फोर्थ वन इज पार्सन-बैक इफेक्ट। अब रमन इफेक्ट में हमें पता है, रमन इफेक्ट कैसे देखते हैं हम यहाँ पे, रमन इफेक्ट बेसिकली दिखाता है हमें इनइलास्टिक स्कैटरिंग के द्वारा। इमिशन एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं है यहाँ पे, रिकॉइल वाला। चार चीजें दे रखी है हमें यहाँ पे, एक दे रखा है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट किसमें दिखता है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग में। तो यहाँ पे स्कैटरिंग का कोई नाम और निशान नहीं है, मतलब रमन इफेक्ट तो नहीं होगा। सेकंड थिंग हमें देखते हैं मोजबेरन इफेक्ट, चलो आपको नहीं पता होगा। थर्ड चीज जो सिंपल होती है स्टार्क इफेक्ट, ये किसमें दिखता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई नाम नहीं है यहाँ पे। थर्ड पार्सन-बैक इफेक्ट, ये क्या किसकी वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तीनों ही क्वांटिटी नहीं है, तो बचा कौन सा अपना मोजबोर इफेक्ट या मोजबोर इफेक्ट। अब इसमें होता क्या है ना कि रमन इफेक्ट क्या होता है, इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पास्चन-बैक इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो मोजबार इफेक्ट था, ये क्या होता है हमारे पास, इट इज ए न्यूक्लियस फेनोमेना इन विच गामा रे आर इमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स in a solid without energy loss due to recoil. This is achieved because the entire crystal lattice absorbs the recoil momentum, making the process recoilless. तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है
अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल स्पिन पैरिटी ऑफ 27 AL 13। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है AL 27 13 14। ठीक है, अब सेल मॉडल के अंदर हम क्या देखते हैं, पहले तो सेल मॉडल के अंदर हम जब पैरिटी निकालते हैं या फिर हम निकालते हैं स्पिन पैरिटी, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम एक चीज देखते हैं कि कौन सी ओड होगी, मतलब जिसके लिए जे की वैल्यू ओड है, सॉरी न्यूक्लियर और प्रोटॉन के लिए देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे नहीं बात करते सेल मॉडल के अंदर, न्यूक्लियर और प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर और प्रोटॉन के अंदर कौन सा नेगेटिव है, सॉरी कौन सा ओड है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या दे रखे हैं यहाँ पे 13 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे यहाँ पे 14। ठीक है, तो ओड नंबर किसका हुआ प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन से हम यहाँ पे देखेंगे, इवन नंबर जिसका होता है उसको हम क्या करते हैं हटाते हैं 13। अब 13 को हम क्या करते हैं सेल मॉडल के अकॉर्डिंग हम इनको फिल इन करते हैं इनकी, तो पहले होता है 1s1/2। अब जो नीचे आएगा ना ये 1/2 इसके अकॉर्डिंग इनकी फिलिंग होगी, तो 1/2 है ना, तो ये तो 1/2 तो हम क्या करेंगे इनकी फिलिंग एक तरीके से 2j+1 होता है, जे की वैल्यू अगर 1/2 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 + 1 = 2। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। इसके बाद आता है 1p 3/2। 1p 3/2 के अंदर 3/2 है, 3/2 इंटू 2 + 1 कितने होंगे 4 आ सकते हैं 4। फिर आता है 1p 1/2, इसके अंदर कितने आएंगे अगेन 2। फिर आता है 1d 5/2, 1d 5/2 के अंदर कितने आएंगे, अब यहाँ पे देखना कितने आ चुके हैं हमारे पास 2 4 और 8 आ चुके हैं हमारे पास, बचे कितने 5 और लेने हैं। 5/2 है ना, तो 5/2 + 1 इंटू 2, तो यहाँ से 6 आ सकते हैं, बचे ही 5 है तो यहाँ पे आ जाएंगे 5। अब अनपेयर जहां पे खत्म होगा यहाँ पे क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारे पास जे की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास जे की वैल्यू आ गई 5/2, जे की वैल्यू आ गई 5/2। पैरिटी के केस के अंदर हम जानते हैं पैरिटी क्या होता है, पैरिटी होता है -1/L। इस यहाँ पे आया लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब इस इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे जो डी है, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो -1/2 दैट इज +1, तो जो पैरिटी होगी इसकी क्या होगी पॉजिटिव 5/2 प्लस। आगे समझ में, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करा देता हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 60 में। आपको मान लो कि ये तो नॉर्मली ग्राउंड स्टेट के अंदर है, आपको मान लो बोल दिया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमें बताना है कि इसकी स्पिन पैरिटी क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर आप याद रखना सेम प्रोसेस होगा, बस उसके अंदर ये होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जा रहे हैं, तो जो लास्ट ऑर्बिट होगा उसको कंप्लीट करता है और उससे जो पहले वाला होता है वो उसको कंप्लीट करने में मदद करता है। मतलब जैसे इस तरीके से भरे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास डी है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे पूरा पूरा भरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर जस्ट इससे पहले वाला ये चला जाता है यहाँ पे, इसको कर देता है कंप्लीट, हो गया, और खुद क्या होता है अनपेड। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन का भी ये देखना होता है, तो जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात होगी तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, अब ये वाला तो यहाँ पे फिलिंग हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 6, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट के लिए हम यहाँ पे नहीं देखते स्पिन पैरिटी। अब यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 के लिए क्या हो गया 1/2, तो जी की वैल्यू क्या होगी 1/2। एंड हम पैरिटी देखेंगे अगेन, पैरिटी क्या होती है -1/L, पी के लिए क्या होती है 1, तो ये क्या होगी -1, तो इसके लिए क्या हो जाएगी माइनस 1/2 माइनस। आपके अंदर ये वाला ऑप्शन भी दे रखा है आपको 1/2 माइनस, ओके समझ गए। तो यहाँ पे जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा तो उस केस के अंदर हम ये वाली चीज यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे तो ऑप्शन हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5/2 प्लस। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है द डिके ऑफ 240 pu प्रोड्यूस एन अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी, अल्फा की एनर्जी हमें दे रखी है 5.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ दिस डिके, हमें पूछा है क्यू वैल्यू, और क्यू वैल्यू जब अल्फा पार्टिकल डिके करता है तो उसके केस के अंदर डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा 62। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है 240 पीयू का डिके हो रहा है, एक हमें बन रहा है अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम होता है, प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बनेगा यूरेनियम 236 92, तो यहाँ पे कितना होगा बेसिकली हमें पता है 94 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये तो हमें इक्वेशन दे रखी है, इसकी एनर्जी हमें दे रखी है 5.17, ये अल्फा दे रखी है 5.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा है हमसे क्यू वैल्यू क्या होती है, क्यू वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए अल्फा 1 प्लस मास ऑफ अल्फा अपॉन में मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। मास ऑफ अल्फा, मास को होता है जो ऊपर होते हैं इनके, ठीक है, सर पे बैठे होते हैं। मास ऑफ अल्फा क्या है 4 एंड मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बेसिकली हम किससे बोलते हैं, जो ओरिजिन है जहां से, यहां से इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और यहां से जो बनेगा रेडियोटिव जो बनता है ये क्या होता है पेरेंट न्यूक्लियाई, और ये क्या होता है डॉटर। ठीक है, तो डॉटर के लिए क्या हो गया यहाँ पे एम अल्फा की वैल्यू 4 एंड एम डी की वैल्यू क्या आ गई 236। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और निकालते हैं क्यू की वैल्यू, तो क्यू इक्वल्स आ जाएगा 5.17 1 प्लस में 4 डिवाइड्स में 236 या 5.17 240 डिवाइड्स में 236, या इसको हम जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.17 इनटू में 236 किसका डिवाइड इजीली जा रहा है, यहाँ पे हमारा जा रहा है 4 का 46059, और भी किसी का जा रहा है यहाँ पे 5.17 इंटू 1 बचा 10 में जाएगा नहीं 02 सॉरी 100 है ना, 1 टाइम से जाएगा तो बचेगा हमारा 41, फिर 41 का 0 आएगा तो 5, 41 के लिए क्या जाएगा 410, इसमें कितने टाइम्स में जाएगा 59 का 8 टाइम्स 7 टाइम्स। ठीक है 1.017 ऑलमोस्ट लगभग मान लो इसको, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा 7 7 49 4 7 दूनी 14 और 4 18 7 पंजे 35 और 1 36 और 1 37 7 और 5 12 और 1 13 1 और 1 2 5, यहाँ पॉइंट था 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 5.24 समथिंग, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 5.26 के समथिंग आ रहा है ना, 5.2 आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा ऑलमोस्ट हमारा 5.4 या फिर हम बोल सकते हैं 5.26, और थोड़ा एग्जैक्ट उनकी कैलकुलेशन हम देखते हैं तो 5.26, तो हमारे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू वैल्यू ये आ जाएगी 5.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट, हो गया, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड था डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गामाउफ थ्योरी of alpha decay. Here, lambda is decay constant, g is Gamow factors, v is relative velocity of an alpha particle in nucleus, and r defines the limit of nuclear force. So when we talk about the Gamow's theory of alpha decay, तो जो इसका कांस्टेंट होता है decay constant जो हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? क्वेश्चन 63। इसके केस के अंदर डिके कांस्टेंट जो होता है हमारा वो देता है लैम्डा इक्वल्स टू में v डिवाइड्स में 2r एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में g। अब हमसे पूछा किसमें, हमसे पूछा है ln के अंदर,
तब इसका लेंगे लोग, तो इसका जब लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा ln v डिवाइड्स बाय 2r एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में g। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या जाएगा ln v माइनस में ln 2r एंड माइनस में सॉरी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर माइनस में g। हमें किस फॉर्मेट में दे रखा है, हमें दे रखा है ln, इन दोनों को एक साथ ले रखा है, तो हमारे पास जो आ जाएगा ये क्या जाएगा ln लैम्डा इक्वल्स टू में ln v डिवाइड्स बाय 2r, यहां से क्या हो जाएगा माइनस जी। हो रहा है कोई ऑप्शन मैच? ऑप्शन नंबर यहां पे आ जाएगा हमारा 2। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 64 पे। 64 हमारा दे रहा था क्वार्क कांस्टेंट ऑफ ओमेगा माइनस। क्वार्क कांस्टेंट हमें दे रखा है किसका, ओमेगा माइनस। पहली चीज तो ये क्या होता है बेरियंस, बेरियंस दैट मींस यहाँ पे जो क्वार्क होंगे हमारे पास वो क्या होंगे 3 होंगे, Q1 Q1 Q1, ठीक है, 3 का पेयर बनेगा। ओके, सेकंड थिंग इसका चार्ज कितना दे रखा है -1, Q की वैल्यू कितना दे रखी है -1। अब अगर हमारे पास 3 है ये, तो ये कैसे हो सकते हैं, या तो हमारे पास चार्ज होता है 2/3 या हमारे पास चार्ज होता है -1/3। तो अगर हम तीनों -1/3 लेते हैं तो ही हमारे पास टोटल चार्ज कितना आता है -1। मतलब ऐसा कोई होगा हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा -1 यहाँ पे देता है। तो चार्ज अगर हम इनके देखते हैं ऑप्शंस के अंदर तो DDU, U का चार्ज कितना होता है, सॉरी D का चार्ज होता है -1 -1/2 -1/2 और U का होता है 2/3 3 तो इसका चार्ज क्या हो गया 0। ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे 0 हो गया। UUD क्या होता है 2/3 -1/2 1/3, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 4 3/3 +1, बट इसका चार्ज तो -1 है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। थर्ड आता है SS, ठीक है। तो SSS के केस के अंदर क्या होता है SSS, इसका जो चार्ज होता है -1/2 सॉरी -1/3 -1/3 -1/3, अबे 1 है ये, तो -1 मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है USSD, सो USS, U को होता है 2/3, S को होता है -1/3 एंड इसका होता है -1/3, सो दैट 0 अगेन। सो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 SSS 64 के अंदर। अब 65 जो हमें दे रखा है ना, ये हमें दे रखा है जो हमारे बीएड अगर हम करते हैं तो उनके अंदर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, जनरल क्वेश्चंस। ये हमारे फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है इतना, ये सिर्फ जनरल हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 65, जो कि बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिलेटेड टू इंटरनल बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये हमारे जनरल हमारे से पूछ जाता है, फिजिक्स के क्वेश्चंस है नहीं, तो इसका आप डायरेक्ट देखना। 65 जो होगा 65 क्या होगा हमारे पास, इंटरनल बैरियर्स क्या होते हैं, बेसिकली इंटरनल बैरियर्स होते हैं आर दोज दैट ओरिजिनेट विद इन द इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है जैसे कि प्रेजुडिस, नॉन कोऑपरेटिव, फिजिकल इलनेस। ये क्या होता है फिजिकल इलनेस, अगर आपको बीमार हुआ तो क्या होगा, ऐसे थोड़ी तो कम्युनिटी में बीमार होगी, आप बीमार हो तो आप ही बीमार हो ना, ठीक है। तो ये चीजें, डिससैटिस्फिकेशन, 10 लोगों के बारे में आपने बात करी, उसमें से एक क्या हुआ सेटिस्फाई नहीं हुआ उस बात से, तो उसको क्या बोलेंगे सिंगल का हुआ ना, इंडिविजुअल अपनी अप्रोच हो गई वहां पे, ठीक है। ऐसा था नहीं कि सबकी अप्रोच चल रही है, अपनी एक अलग अलग अपनी अपनी राय मांगते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इट अराइजेज फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल और ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। दीज आर साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल स्टेट्स दैट हिंडर द इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ फ्रॉम ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर पहला क्या देखा है प्रीजुडिसेस, जो कि हमारा इंटरनल बैरियर होता है, व्हाई बिकॉज ऑफ द पर्सनल बायसेस और प्रीकॉन्सीव्ड नोशंस कैन डिस्टॉर्ट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड होता है हमारा कंपटीशन, जनरली कंसिडर्स एन एक्सटर्नल, और कंपटीशन जो होता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स नॉट स्ट्रिक्टली इंटरनल टू द इंडिविजुअल्स, साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्टेट्स।
सी हमारे पास यहाँ पे है नॉन कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेशन। इंटरनल बैरियर होगा ए लैक ऑफ विलनेस टू पार्टिसिपेट्स और एंगेजिंग इन कम्युनिकेशंस। 4 हमारा नॉइज होता है, एक्सटर्नल बैरियर होता है, ये मैं पता है नॉइज का। तो फिफ्थ होता है फिजिकल इलनेस, इंटरनल बैरियर होता है, मैंने अभी आपको बताया। डिससैटिस्फैक्शन, इंटरनल बैरियर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, ई एंड एफ ऑप्शन। ए, ई एंड एफ कौन सा हो गया, प्री जुडिसेस। ई कौन सा हो गया, फिजिकल इलनेस, एंड एफ हमारा हो गया डिससैटिस्फैक्शन। ये वाला क्वेश्चन था 61 65। नेक्स्ट हमारा आता है 66, which of the following elements of teaching model helps the teachers to use the model and tell how he should being and proceed further। कौन सा हमें पता है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, द सिंटेक्स ऑफ ए टीचिंग मॉडल्स प्रोवाइड्स ए स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑप्शन होगा सिंटेक्स। यह हमें बताता है हाउ द टीचर शुड बिगिन, व्हाट फेज टू फॉलो एंड हाउ टू प्रोसीड। ठीक है, फिर आता है 67, मैच द फेज ऑफ द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल विद देयर डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, पहला हमारे पास क्या दे रखा है, कॉन्फ्रंटेशंस विद प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स होते हैं, और वे किनके द्वारा दिए गए थे, दिए गए थे रिचर्ड सचमैन के द्वारा। रिचर्ड सचमैन, उन्होंने फॉलो क्या किया था, जो कन्फ्रंटेशंस विद द प्रॉब्लम्स होती है, टीचर प्रेजेंट ए पजल सिचुएशंस। ठीक है, पजल को सिचुएशन देगा, वहां पे हमारे पास एक दूसरे के बाद सोल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, टीचर प्रेजेंट एन अनयूजुअल और पजलिंग इवेंट। सेकंड होता है डाटा गैदरिंग। डाटा गैदरिंग क्या हो गया, कि स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस टू वेरीफाई कंडीशंस एंड अकरेंस। मतलब यहाँ पे डाटा गैदरिंग के अंदर क्या हो गया, टीचर से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो वहां से हमारे पास पूरा क्या हो गया, अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग हमारे पास क्वेश्चंस वहां पे आएंगे, ऑप्शंस उनके पास आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट्स ओरिजिनेट डाटा एंड फॉर्मुलेट्स रूल्स। ऑप्शन नंबर वेरीफाई ऑब्जेक्ट कंडीशन एंड प्रॉब्लम्स अकरेंस। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉर डाटा गैदरिंग। फिर होता है एक्सपेरिमेंटेशंस। एक्सपेरिमेंटेशंस के अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटेशंस के अंदर आता है स्टूडेंट्स फॉर्म एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। मतलब स्टूडेंट्स आइसोलेट्स रिलेवेंट वेरिएबल्स एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे मैचिंग। फोर्थ आता है हमारे पास एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट ओरिजिनेट डाटा एंड स्टेट्स रूल्स। मतलब ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट ओरिजिनेट डाटा एंड फॉर्मुलेट रूल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी, बी, ए, डी, जो हमारा ऑर्डर होगा यहाँ पे। 68 आता है अकॉर्डिंग टू एगरडेल्स कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ फॉलोइंग टीचर लर्निंग मटेरियल इज। टीचर लर्निंग मटेरियल पूछा है यहाँ से, डायरेक्ट हमारे पास आता है यहाँ पे। और जो इसका ओरिजिन अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है, फ्रॉम मोस्ट कंसर्न मतलब एट द बॉटम टू द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट एट द टॉप। तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होता है, पहला आता है विजुअल सिंबल्स, फिर आता है स्टिल पिक्चर्स, फिर एग्जिबिट्स, फिर ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आता है 69, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अभिगम में टीचर की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। तो इसमें जो मेन भूमिका होती है वो क्या होती है, मेन भूमिका होती है समूह चर्चा को सुगम बनाना और प्रगति की निगरानी करना। ठीक है, फैसिलिटिंग ग्रुप डिस्कशंस एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, ये हमारा होता है मेन चीज यहाँ पे। तो मतलब हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स वर्किंग टुगेदर in small groups to achieve a common goal. The teacher's note is not a to lecture or assign work without supervisor, जो कि हमारे बेसिकली यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो हमारे कॉलेजेस के अंदर होता है टीचर्स, या स्कूल के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, आते क्लास के अंदर टीचर पढ़ाते हैं, काम देते हैं, दूसरे दिन आएंगे उनको चेक करते हैं, वो काम नहीं होता। उनको एक ऐसा टास्क देना होता है जिनको पूरा ग्रुप सोल्व करे, उस गोल को करे, और उस गोल के करने के बाद एक जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है वो उसकी मॉनिटरिंग पूरा करे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 70 था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू यूज ऑफ ICT।
आईसीटी क्या होता है बेसिकली? आईसीटी एक तरीके से होता है एनकम्प्रेस टेक्नोलॉजी दैट हैंडल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्टोरेज। इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है और जो इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर करने का भी काम करता है, ठीक है, एंड रिट्राइव मैनिपुलेशन करता है एंड ट्रांसमिशन करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन यहाँ पे ऑर्डर करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से होगी? ए बी सी डी, चारों की चारों हमारे पास क्या है यहाँ पे? करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। अगला आता है हमारे पास, टू ए टीचर द एडवांटेज ऑफ वेव सफरिंग इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट रादर ए बेस्ट वे टू यूज। तो वेव सफरिंग क्या होती है? वेव सफरिंग फॉर ए टीचर शुड बी ए मीन टू एन एंड स्पेसिफिकली टू एनहेंस टीचिंग एंड लर्निंग। वेव सफरिंग जो होता है, द बेस्ट यूज इज टू अकम्प्लिश मीनिंगफुल वर्क सच एज गैदरिंग रिसोर्सेज, रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग मटेरियल्स फॉर इफेक्टिव लर्नर। मतलब वो क्या करेगा? रिसर्च करेगा, रिसोर्सेज जो उनको लेगा उनके ऊपर रिसर्च करेगा और उनके जो अलग अलग डाटा है उनको एक तरीके से इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद क्या होगा? अपने स्टूडेंट्स को क्या करेगा? डिलीवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इज नोट। तो यहाँ पे क्या है? टेक्नोलॉजी टू अकम्प्लिश मटेरियल वर्क, टेक्नोलॉजी टू कॉपी द लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे क्या हो गया? अदर ऑप्शन हमारे पास टेक्नोलॉजी टू कॉपी द लर्निंग मटेरियल, कहीं से कॉपी नहीं करना, खुद से रिसर्च करनी है, खुद से उन रिसोर्सेज को क्रिएट करना है, वहां से हमें निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 2 टेक्नोलॉजी टू कॉपी द लर्निंग मटेरियल, यहाँ पे क्या होगा? ये गलत होगा, ठीक है। फिर आता है अगला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि ये सबको पता होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एमएस ऑफिस एक तरीके से सॉफ्टवेयर ही है, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सेकंड आता है विंडोज एंड लिनक्स। विंडोज एंड लिनक्स क्या होते हैं? ये सिस्टम होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिससे हमारे सारे काम जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर रन करते हैं। जैसे हमारे फोन के अंदर क्या होता है? iOS का आता है और एंड्रॉइड का आता है। ऐसे हमारे लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर क्या आते हैं? ये लिनक्स, विंडोज, ये आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फिर आता है बायोस, ये क्या होता है? एक फायरवर्क होता है, एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही काम करता है। जैसे कि हमारा सिस्टम कभी कभी स्लो हो जाता है तो हम ये चीज यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। अगला आता है द करेक्ट सीक्वेंस टू स्टेप इन्वॉल्व इन सिस्टम अप्रोच इज। सिस्टम अप्रोच के अंदर प्रणाली उपागम में सम्मिलित चरणों का सही क्रम है। सही क्रम कौन कौन सा है यहाँ पे? पहला होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब उद्देश्य का विशिष्टीकरण। सेकंड होता है हमारे यहाँ पे डिजाइन एंड डेवलपमेंट द सिस्टम, मतलब सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रणाली विकल्प या डिजाइन या विकास करना। थर्ड होता है ऑपरेट एंड इम्प्लीमेंट, ऑपरेट एंड इम्प्लीमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करना। ऑप्शन नंबर ए संचालन एंड कार्यान्वयन। फिर होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या हो गया हमारे पास? मूल्यांकन करना। अब प्रोवाइड फीडबैक। अब ये चीज हमारे पास नॉर्मली होती है, जैसे कोई भी हम टास्क करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? पहले हम क्या करेंगे? उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। सोचने के बाद क्या किया? उसका एक रोड मैप हम बना लेते हैं। क्या होता है रोड मैप? रोड मैप बनाने के बाद क्या करेंगे? उसको चला देंगे कि हाँ ये काम करते हैं, चलो। वो काम उन्होंने किया, अब उस काम को करने तो है, फिर उस काम में एक बार बैठ के क्या करते हैं? उसका एक बार देख लेते हैं, उसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि लाइक हाँ ये काम ठीक तरीके से चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। वो देखा, वो सारा मूल्यांकन करने के बाद फिर हम अपना इस पे कुछ राय देते हैं कि हाँ ये चीजें अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये इस तरीके से अच्छी हो सकती थी, ये अभी इसमें ये कमी है, ये चीजें हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, DCAEP सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ कंप्यूटर असाइन लर्निंग। कंप्यूटर असाइन लर्निंग का एक मोड नहीं है, CAL जिसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? एक तो होता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेटिंग रियल वर्ल्ड प्रोसेसर। और जो कंप्यूटर असाइन लर्निंग है ये इंक्लूड करते हैं वेरियस इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया मेथड्स को। जो CAL होता है ये किसको करता है? वेरियस इंटरेक्टिव एंड मल्टीमीडिया मेथड्स को ये इंक्लूड करता है। डाटाबेस क्या होता है? फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइव्स एंड डाटा एनालिसिस। नैरेटिव्स क्या होते हैं? प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए शॉर्ट फॉर्मेट। तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एकालाप, या जो बोल रहे हैं मोनोलॉग। ये क्या होता है? इज ए वन वे कम्युनिकेशंस एंड इज नॉट टिपिकली कंसीडर्ड ए
मोड ऑफ CAL। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि नहीं है, कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं हमारे ये वाले कुछ क्वेश्चंस हुए जो कि हमारे जनरल जो टीचिंग मेथड्स है उनको थोड़ा इंप्रूव करेंगे। आई होप जो आगे जाके टीचर्स बनेंगे, जिनका एग्जाम्स क्लियर हो, वो आगे जाके टीचर्स बनेंगे, तो इनको जरूर फॉलो करें, ना कि जस्ट फॉर सैलरी एंड सरकारी नौकरी के लिए वही जॉब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या होगा कि ए फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड ऑन द मास m, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन as x इक्वल्स टू में दिस वन, x इक्वल्स टू c mp vq ar, जहां पे हमें दे रखा है c क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, कांस्टेंट और डायमेंशन है। ठीक है, if x has the dimension of force, what are the correct value of p q and r? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा हमें करना नहीं है। किसकी डायमेंशन को फॉलो करता है, फोर्स की डायमेंशन को फॉलो करता है। हमें निकालनी है डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन निकालनी है। फोर्स की डायमेंशन, फोर्स क्या होता है हमारा, ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन क्या होती है, m, मास m होता है ना, ठीक है। और हमें ये भी नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पूछा है कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है ये वाली, और फोर्स हमारा क्या होता है, ma होता है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर हमारे पास क्या आएगा कि मास की पावर यहाँ पे 1 है, एक्सेलरेशन 1 है, मास की पावर 1, और यहाँ पे अगर v की पावर 0 मानेंगे तो 1 कहना गलत नहीं होगा इसकी वैल्यू। तो बाय द कंपैरिजन क्या होगा, p की वैल्यू आती है 1, q की वैल्यू आती है 0 एंड r की वैल्यू क्या आ गई 1। सीधा क्वेश्चन था, 1 लाइन क्वेश्चन था 5 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 0 एंड 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे 75 तक के। आज की क्लास में इतना ही, 75 तक हमने क्वेश्चन किया। आज कहां से किया, 46 से हमने करे 75 तक, जिसमें बीच में कुछ कॉमन क्वेश्चंस और अवेयरनेस के लिए क्वेश्चंस आए थे जो आपकी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी आपने अगर इससे पहले वाले 46 से पहले वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं देखा, उनका सॉल्यूशन नहीं देखा, तो वो वीडियो जो आप देख सकते हैं, जिनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जो पीडीएफ है, जैसे हम 150 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज एंड ऑल्सो द टेलीग्राम, जहां पे आपको ये पीडीएफ वगैरह और शॉर्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। एएमपी जो हमारी सीरीज रनिंग में है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट को चेकआउट करके इस पेज पे जाके। बाकी आपको कोई डाउट है इस क्लास के अंदर, कोई भी आपको डाउट है या कोई प्रॉब्लम है आपकी जो कि आपको सोल्व करनी है फिजिक्स से रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हैं। हमें कमेंट में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या फिर किसी सॉल्यूशन में आपको लगता है कि उसमें आपको अभी भी डाउट है तो उसको क्वेश्चन का आप मेरे को नंबर बता देना कौन सा क्वेश्चन है। अगले जब हम इसके आगे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उससे पहले हम वो वाले क्वेश्चंस लेके चलेंगे। ठीक है, उनको पहले दोबारा से सोल्व कर लेंगे थोड़ा एक्सटेंड वे के अंदर, फिर हम आगे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। जय हिंद।